हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आंदोलन। और जैसे कि ये आंदोलन का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री में। तो आज हम बहुत सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। करीब 11-12 आंदोलनों के बारे में हमने यहाँ पर मतलब लिख रखा है। तो आज हम इन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आप इन सभी आंदोलनों की सिंगल वीडियोस चाहते हैं कि उन आंदोलनों का और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करके हम आपके लिए लाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम सारे आंदोलनों की एक अलग अलग सिंगल वीडियोस बना देंगे, जिसमें उसके बारे में सारा पूरा डिस्क्राइब किया हुआ होगा बढ़िया तरीके से। तो आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही हम डेली के करंट अफेयर्स भी लाते हैं आप सबके लिए। तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और डेली के करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डेली के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मार्च महीने का हमने कहा था कि आप लोगों के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर्स हम अपलोड कर देंगे। एक्चुअली वो आज अपलोड होने वाला था, बट कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो आज अपलोड नहीं हो पाया। बट उसकी आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, कल वो 101% अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों की सारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तो ये सारा काम कल तक हो जाएगा। तो आप लोग इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। साथ ही आप लोग डेली के करंट अफेयर्स पढ़ते रहें और ऐसे जो जीके जीएस के क्वेश्चंस या जो भी हम लाते हैं उन्हें भी आप देखते रहें। हिस्ट्री का एक वीडियो हमने डाला हुआ है जिसमें सुपर फास्ट रिवीजन है, पूरी हिस्ट्री का 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं उसमें। तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का एक बार में पूरी हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिए प्लीज़, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहें, बढ़िया करंट अफेयर्स की भी और कुछ जीके जीएस की भी। चलिए, तो आज की हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेन आंदोलनों के बारे में। तो सबसे पहले आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे बंग भंग आंदोलन। ठीक है, बंग भंग आंदोलन, जिसे हम बंगाल का विभाजन भी कहते हैं एक्चुअली। तो आज हम बंगाल के विभाजन या बंग भंग आंदोलन के बारे में एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। तो ये बंग भंग आंदोलन हुआ कब था, ये हम देख लेते हैं। तो बंग भंग आंदोलन 1905 को हुआ था। ठीक है, बंग भंग आंदोलन 1905। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा यह किया गया था, इस निर्णय की घोषणा। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिए कि कब हुई और उस समय हमारे भारत के वायसराय कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। वायसराय कर्जन थे उस टाइम जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल की को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम बहुल प्रांत था ये बंगाल, इसलिए इसमें मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग, इसलिए बंगाल को इस टाइप से 2 भागों में बांट दिया गया था। इसके बारे में अगर हम बताएं तो इस तरह से एक मुस्लिमों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बना था आपका, एक जो बंगाल के जो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, तो उसमें एक था आपका पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, सॉरी ये कुछ पूर्वी बंगाल और एक था आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है,
आप यहाँ पे देख लें ज़रा अलग अलग, एक पूर्वी बंगाल था और एक था आपका पश्चिमी बंगाल। तो ये दो तरीके के दो पार्ट्स में इस टाइप से बांटा गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्वी बंगाल को इस समय क्या कहते हैं और पश्चिम बंगाल को इस समय क्या कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखें कि जो पूर्वी बंगाल है उसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं। अगर किसी को पता है तो ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि पूर्वी बंगाल का वर्तमान में नाम क्या है और पश्चिमी बंगाल का वर्तमान में नाम क्या है। ठीक है, आप हमें इस चीज़ का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर देखते हैं कि इसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, और यदि आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिर हम आपको बता देंगे कमेंट सेक्शन में ही। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है कि पूर्वी बंगाल का वर्तमान में नाम क्या है और पश्चिमी बंगाल का वर्तमान में नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नामों से जाना जाता है, एक बंगाल का विभाजन भी हम इसे कहते हैं और एक बंगभंग आंदोलन भी इसे कहते हैं। यह अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। देखो, जो वायसराय था वो कर्जन मतलब अंग्रेज़ों की टीम का था भाई, है ना, एक अंग्रेज़ी था। तो ये उन लोगों की ये जो दो पार्ट्स में बंगाल को बांटा गया, ये उन्हीं की नीति थी। और ये किस नीति के अंतर्गत था? फूट डालो और शासन करो की नीति, जो फूट डालो राज करो की नीति उनकी थी, उसी के तहत था कि दो लोगों हिंदू मुस्लिमों में फूट डलेगी, इस तरीके से अलग अलग कर दिए जाएंगे। तो फिर सब एक दूसरे से भड़कने लगेंगे, मतलब उन लोगों के बीच में फूट डलने लगेगी, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, तो उनके लिए शासन करना आसान हो जाएगा। अंतरु इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंगभंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। ठीक है, तो ये पूर्वी और पश्चिमी हिस्से फिर से एक कर दिए गए थे जब बहुत विरोध हुआ जनता की तरफ से, तो फिर से इनको एक कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो बंगाल है उसका फिर से विभाजन हुआ था। लेकिन ठीक है, एक बार वो जुड़ गए थे लेकिन उसके बाद फिर से विभाजन हुआ था, तो इसलिए इनके वर्तमान नाम पूछे जाते हैं कि पूर्वी बंगाल को वर्तमान में क्या कहते हैं और पश्चिमी बंगाल को क्या कहते हैं। तो आप उसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, जिसको भी पता हो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले आंदोलन पर, बंगभंग आंदोलन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा क्या हुआ। इनके हम एक सिंगल वीडियोस भी बना देंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अलग अलग वीडियोस बनाएं या फिर यही सफिशिएंट है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आंदोलन आप सबके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बहुत इम्पोर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो बहुत मजबूत आंदोलन था और इसका तो पूरा मतलब फोकस था कि अंग्रेज़ों को अब बाहर निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो ये 1942 में 1942 या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा। 1942 इट्स करेक्ट। तो 1942 में ये गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था
और ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला आंदोलन था, बहुत इस भारत छोड़ो आंदोलन, इसका पूरा फोकस था अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना। और इस आंदोलन ने हमारी आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी आंदोलन की वजह से हम 1945 में तक आज़ाद हो पाए। ठीक है, तो इस आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी हमारी आज़ादी में। और इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। ये सन और डेट ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आंदोलन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आंदोलन है हमारा जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसे कहते हैं, है ना, ज़्यादातर यही सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी और अंग्रेज़ों ने गोलियां चलवाना शुरू कर दी थी और इसमें बहुत सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो ये बहुत ही बुरा और दुखदाई भी था। चलिए तो पढ़ते हैं इसके बारे में। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहाँ 13 अप्रैल, इसका सन ज़रूर याद रखिएगा, ये तो इसका सन ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में, ये नाम भी याद रखिएगा, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेज़ी फ़ौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं, बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हज़ारों लोगों को घायल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बुरा वो हुआ था जलियांवाला बाग में। यहाँ पर बिना किसी बात की एक बार अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत ज़्यादा सैकड़ों लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और इसलिए जो अंग्रेज़ थे उन्होंने वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी और बहुत सारे जो बेगुनाह लोग थे वो वहाँ पर मारे गए। ठीक है, तो और इसकी डेट ज़रूर याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन है ये भी। चलिए नेक्स्ट आंदोलन अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आंदोलन है आप सबके सामने आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफ़गानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। किसकी सेना थी? आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इसका लक्ष्य क्या था? अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू हुआ। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो वैसे तो जितने भी आंदोलन थे हमारे, वो सारे आंदोलन हमारी आज़ादी के लिए ही थे। या तो वो आज़ादी के लिए थे या फिर जो अंग्रेज़ जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे उसके विरोध थे। तो सारे आंदोलन लगभग तो वही हैं, लेकिन मेन हमें याद रखने वाली चीज़ें होती हैं कि उनका गठन कब हुआ, ठीक है, और दूसरी चीज़ उसकी शुरुआत किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। ठीक है, अफ़गानिस्तान में की थी
और इसका लक्ष्य क्या था? अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला आंदोलन है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। आप ये समझ सकते हो कि ब्रिटिश सरकार कितनी ज़्यादा निर्दयी थी कि वो लोगों को मतलब परेशान करने का कोई वो ही नहीं छोड़ती थी। और दूसरी चीज़ आपने जैसे देखा जलियांवाला बाग में निहत्तों पर गोलियां चला दी, मासूम लोग फालतू में मारे गए। ऐसे ही यहाँ पर पुलिस चौकी में आग लगा दी। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो अंग्रेज़ों की बहुत ही गंदी हरकत थी। तो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे, जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्या था चौरी चौरा कांड। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल रही है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। अभी हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा नहीं है, वो शायद आगे है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि असहयोग आंदोलन यहाँ से वापस ले लिया गया 1922 से। ठीक है, 1922 से जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया गया। और क्योंकि यहाँ जो हमारे गांधी जी थे वो असहयोग चाहते थे, मतलब वो ये चाहते थे कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसा ना करें। वो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन जब अंग्रेज़ हिंसा कर रहे थे, लगातार हिंसा हो रही थी उनके द्वारा, तब गांधी जी ने इस चीज़ पर निर्णय लिया कि अब असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे उन्होंने फिर वहीं से वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने चौरी चौरा कांड के जो अभियुक्ता थे, मतलब जो उसके गवाह थे, जो मतलब जो चौरी चौरा कांड के बारे में मतलब हाँ जो गवाह होते हैं मतलब मेन, तो उनका मुकदमा उन्होंने लड़ा था। अभियुक्त थे जिनके परिवार वाले थे, है ना, जिन पुलिसकर्मियों के परिवार वाले थे, तो ये सब इन सब के लिए मुकदमा लड़ा मदन मोहन मालवीय ने और वो जीत भी गए। तो उनकी एक बड़ी सफलता थी उन्हें बचा ले जाना। ठीक है, तो ये चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट आंदोलन, अगला आंदोलन है हमारा खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। 1919 में खिलाफत समिति, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक समिति हुई, यहाँ पर एक मतलब ये कुछ वो था कि यहाँ पर विचार विमर्श हुआ कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर फिर निर्णय लिया गया कि
हमें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। और अपने स्वराज्य के लिए, अपने देश को पाने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक असहयोग आंदोलन को भी शुरू किया जाना चाहिए। तो यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ, ठीक है। यह आंदोलन फिर 1919 बहुत टाइम तक चला, मार्च 1919 से शुरू होकर जनवरी 1921 तक चला और 1921 में ये ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आंदोलन असहयोग आंदोलन। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन मतलब जो खिलाफत समिति का गठन हुआ था, वहाँ पर असहयोग आंदोलन के शुरू किए जाने की बात कही गई थी। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन, जो कि यहाँ से शुरू होता है। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। एक बात बताएं, अगर उस टाइम की, अगर आप लोगों में से शायद पता भी हो सकती है और नहीं भी पता हो, तो जो महात्मा गांधी थे वो पहले अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे। मतलब वैसे सपोर्टर नहीं थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करते थे पहले, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने, अंग्रेज़ों पर विपत्ति आई विश्व युद्ध में, अंग्रेज़ों ने हेल्प मांगी हमारे देश से, और महात्मा गांधी ने फिर लोगों को जागरूक किया कि हाँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, सेवा भाव हमारा धर्म है। और उन्होंने लोगों को जागरूक किया और लोगों ने उनकी बहुत मदद की। गांधी जी हमेशा ये चाहते थे और ये सोचते थे, मतलब कि जो अंग्रेज़ हैं उनका दिल कभी ना कभी पिघलेगा, हृदय कभी ना कभी पिघलेगा। और मेनली वो ये सोचते थे कि मतलब इन लोगों के अंदर सेवा भाव, मतलब ये हमारा भला चाहते हैं, ठीक है। वो ये सोचते थे कि ये हमारा भला चाहते हैं, ये हमारा भला चाहेंगे, ये हमारी भलाई के लिए कभी ना कभी काम करेंगे। तो वो इसी उसमें थे पहले। तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों को जागरूक किया कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। लोगों ने उनकी बहुत जमकर मदद की, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत मदद की। और उन लोगों ने भी, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भी वादा किया था कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारत को आज़ाद कर देंगे, भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज़ अपनी बातों से मुकर गए। उसके बाद महात्मा गांधी को रियलाइज़ हुआ कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, मतलब इनके अंदर हमारे लिए कोई भावना ही नहीं थी, कुछ नहीं चाहते थे हमारी भलाई के बारे में। उसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलनों की शुरुआत की थी। उससे पहले कभी भी कोई आंदोलन नहीं हुआ था। महात्मा गांधी उनके सपोर्टर थे, मतलब सपोर्ट करते थे, फिर भी वैसा सपोर्ट नहीं कि हाँ सारा काम, लेकिन मतलब ये चीज़ वास्तव में थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उन्होंने हेल्प मांगने के लिए बहुत सारे वादे किए थे भारतीय जनता से कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, भारत आज़ाद कर देंगे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज़ अपनी बातों से मुकर गए और ना तो उन्होंने कोई सत्ता हमारे हाथ में सौंपी, भारतीयों के हाथ में, ना ही भारत को आज़ाद किया, बल्कि लोगों को और भी ज़्यादा गुलाम बनाते चले गए। तब उसके बाद महात्मा गांधी ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अब ये अति हो रही है और अब हमें इनके विरुद्ध आंदोलन करने चाहिए। अगर अपने देश को आज़ाद कराना है तो हमें आंदोलन करने होंगे। तब उसके बाद महात्मा गांधी उनके विरोधी बने। पहले उनके विरोधी नहीं थे महात्मा गांधी,
ठीक है। उसके बाद से वो विरोधी बने थे अंग्रेज़ों के। तो ये चीज़ हो सकता है बहुत से बच्चों को पता होंगी, बट जिनको नहीं पता है तो उनको मैंने बता दिया, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो चलिए, तो हम पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। पहले वो यही सोचते थे कि हमें कभी ना कभी न्याय ज़रूर मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, ठीक है, ब्रिटिश हमें न्याय ज़रूर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे इस बात से वो चीज़ याद आ गई। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा और क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला, इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच चला। दूसरी चीज़, असहयोग आंदोलन आप सबको पता ही है कि असहयोग आंदोलन था क्या। ये तो एक वो था। असहयोग आंदोलन मतलब हमें किसी भी तरीके से जो अंग्रेज़ हैं उनका सपोर्ट नहीं करना है। जैसे कि जो ब्रिटिश मतलब जो मतलब बाहर से दूसरे देशों से जो कपड़े बनकर आते थे उनका विरोध किया गया, कपड़ों की होली जलाई गई, उनका बहुत विरोध किया गया। तो 1922 के बीच महात्मा गांधी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मतलब जो असहयोग आंदोलन था वो मेन था क्या। तो जैसे खादी कपड़े पहनने के लिए केवल जागरूक किया गया भारतीयों को कि केवल और केवल खादी कपड़े पहने जाएं, जो बाहर से बनकर कपड़े आते हैं उनका यूज़ ना किया जाए। दूसरी चीज़, जो विदेशी शराब, इन सब का विरोध किया गया, इन सब की होली जलाई गई। सरकारी स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, हर चीज़ का विरोध किया गया। जो छात्र छात्राएँ थे वो स्कूल कॉलेज को छोड़कर उन लोगों ने छोड़ दिया। उनको स्कूल कॉलेजेस में जो सरकारी स्कूल कॉलेज थे तो उनमें पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो जितनी भी मतलब सरकारी चीज़ें थीं जो ब्रिटिश के हाथ में थीं, उन सभी चीज़ों का विरोध किया गया। उन सभी चीज़ों के विरोध में रहे पूरे भारतीय। तो और ये बहुत ज़रूरी भी था और इसीलिए भारतीयों ने मतलब लाखों लोगों ने इसका सपोर्ट किया। तो जो इसलिए जो असहयोग आंदोलन था उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी आज़ादी में। तो ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा सफल भी रहा था, ये असहयोग आंदोलन। तो ये आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट भी था, बहुत सफल रहा और हमारी आज़ादी में इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये आंदोलन भी आपको समझ आ गया होगा आई होप। गाइस, अभी भी हमारे करीब 4-5 आंदोलन और बचे हुए हैं, बट एक्चुअली अगर हम इसके लिए और वीडियो बनाएंगे तो करीब 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी हमारी। और आजकल 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो देखना मतलब बोरिंग टाइम इज़। तो हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। उसमें जितने भी आंदोलन बचे हुए हैं, करीब 4 या 5 आंदोलन, उसको हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आप लोग सेकंड वीडियो भी इसकी देख लीजिएगा, पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में आंदोलनों के। आई होप आपको अभी तक जितने भी आंदोलन हमने बताए समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको इनमें कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप वैसे तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। तो अब जितने भी नेक्स्ट आंदोलन बचे हैं उनको हम पार्ट 2 में ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और
अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और इन्जॉय भी कीजिए लाइफ को। ठीक है, धन्यवाद।